फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हम लोगों ने नागरिकता के बारे में जाना कि नागरिकता किस प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ का नागरिक, भारत का नागरिक बन सकता है, यहाँ की सिटीजनशिप कैसे ले सकता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात थी कि किन किन तरीकों से नागरिकता चली जाती है। तो इसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स में जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के, और 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक ये आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले तो ये कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिकन संविधान से। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो रसिया से लिए गए हैं। तो यहाँ पे केवल राइट्स और ड्यूटीज़ का जो है फ़र्क है, उसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये गिवन है पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले लेते हैं कि आर्टिकल 12 क्या है। तो आर्टिकल 12 जो है ये कहता है राज्य के बारे में। राज्य क्या है या किसे किसे राज्य माना गया है, स्टेट को डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म स्टेट। इट इज द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 3, संविधान के भाग 3 का पार्ट है ये। और विच कवर्स फंडामेंटल राइट्स। अब जो अ, मौलिक अधिकारों को कवर करता है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। स्टेट को डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पहला तो केंद्र सरकार या सरकार, और दूसरा है संसद। पहली चीज, इनको स्टेट्स माना गया है। दूसरा, सरकार, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी राज्य सरकार एवं राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, जिन राज्यों में दोनों है और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उसमें केवल राज्यसभा। तीसरा जो है लोकल, जितनी भी ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं या अदर अथॉरिटीज हैं, कहाँ पर, इंडिया, विद इन इंडिया, भारत के अंदर। जैसे कहने का मतलब है पंचायती राज हो गया, तो ये एक तरह से लोकल अथॉरिटी है। तो ग्राम प्रधान जैसे चुन के आता है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये लोकल अथॉरिटी मानी गई है। इसके अलावा जो है नगर निगम है या नगर पालिकाएं हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो दीज ऑल आर लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन इंडिया। नेक्स्ट है अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कोई महारतन कंपनी है, लिखते हैं ना कि भारत सरकार का उपक्रम। तो भारत सरकार का उपक्रम में बैंक्स आ जाती हैं, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, एलआईसी आ जाती है, और साथ साथ जितनी भी महारत्न कंपनी है या फिर नवरत्न कंपनी है या फिर कोई ऐसी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी को राज्य माना गया है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे और भी बेहतर तरीके से कि अकॉर्डिंग टू द वेरियस जुडिशियल डिसीजन, अलग अलग जुडिशियल डिसीजन के में जो है कि स्टेट को डिफाइन किया गया कम अंडर लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़। अब वो लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ जिसकी हमने बात की थी, वो लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या आता है। तो महारत्न एंड नवरत्न कंपनी, फैक्ट्री कोई है, इंडस्ट्रियल कोई भारत सरकार की कंपनी है। उसके बाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है, फाइनेंस कॉरपोरेशन वित्त से संबंधित कोई भी निगम है। यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत सरकार के अधीन, लीगल कॉरपोरेशंस हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसके बाद इंडियन स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ,
ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सैनिक स्कूल, रेलवे बोर्ड, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, BSNL, UPSC एक्सेट्रा। दीज ऑल आर, इनको कहेंगे कि ये दीज ऑल आर द लोकल एंड अदर अथॉरिटीज ऑफ कम्स अंडर द स्टेट। अब इसमें कौन कौन नहीं है, ये नॉट कंसीडर्ड एज स्टेट, किन किन को स्टेट नहीं माना है। तो सबसे पहला तो है वो है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च। तो इसको NCERT को स्टेट नहीं माना गया है। फिर SCERT भी होती है राज्य में। तो राज्य में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च, तो उसको भी राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसको भी राज्य नहीं माना गया है लोकल अथॉरिटीज में। साथ साथ BCCI है, जैसे जो क्रिकेट की संस्था है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो ये BCCI संस्था भी, ये जो है इनको स्टेट नहीं माना गया है। तो ये जो, अब आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मौलिक अधिकार में 12वां अनुच्छेद जो स्टार्टिंग है उस वो राज्य के बारे में बताता है। इसी प्रकार से नीति निषेध तत्व में, जब नीति निषेध तत्व 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जैसा कि हम लोगों को पता है। और आयरलैंड के संविधान से लेने के बाद में DPSP जो है, उसमें भी जो पहला अनुच्छेद लेते हैं, जैसे 36 से 51 तक है, 36वां अनुच्छेद वो राज्य के बारे में बताता है। ठीक उसी तरह से हर चैप्टर का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बताता है कि राज्य क्या है, एक तरह से स्टेट क्या है, उसको डिफाइन कर। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 13(1). यहाँ से एक बात आती है कि अ, विचारों जो विचार किया गया वो आर्टिकल 13 में बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कह सकते हैं मूल अवधारणा है या आधारभूत ढांचा है। तो वो आधारभूत ढांचा क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया गया, कौन कौन से केसेस हुए जिसके कारण जो जिसमें जो है मूल अधिकारों को चुनौती दी गई, तो उनके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, बिफोर इंडिया एडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले कई लॉज थे जो एग्जिस्टेंस में थे, जो उस समय जो है अलग अलग कानून थे। और इन्हीं लॉ इन्हीं लॉज के कंट्राडिक्ट होने पर, ये जो एक दूसरे से जो है ये लॉज जो है, जो कानून जो बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनमें बहुत ज़्यादा जो है कंट्राडिक्शन था, एक मतभेद था कह सकते हैं। तो उस मतभेद में जो इम्पोर्टेंट बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकार गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो उनको कंसीडर किया गया इनवैलिड और वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इनकंसिस्टेंसी। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार जो है वो इनवैलिड हो सकते हैं या कह सकते हैं वॉइड। उनको एक तरह से नकार दिया गया कि मौलिक अधिकारों में फेरबदल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा और उसमें ये बात आई कि ये इनवैलिड करार दिए गए, ये इनको वैलिड नहीं माना गया। 13(2) पर आते हैं। आर्टिकल जो 13 है, इसका सेकंड पोर्शन जो है वो कहता है, 13(2) आर्टिकल, द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉज। गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार या राज्य सरकार, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या उनके खिलाफ में हो। यहाँ पर याद रखिएगा, व्यक्ति विशेष के लिए मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। तो मौलिक अधिकार हमेशा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और जहाँ पर DPSP की बात आती है, नीति निषेध तत्व, तो वो राज्य के कर्तव्य हैं कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि प्रजा जो है वो
संतुष्ट रहे और प्रजा खुशी रहे। तो वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद की क्लासेस में। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है या ऐसा कोई भी लॉ गवर्नमेंट नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को कम करता हो या उसके खिलाफ में हो। तो दिस क्लॉज सेज दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट एनी लॉज या न्यू लॉज दैट टेक अवे और रिड्यूस द फंडामेंटल राइट। उसको कम करता हो या उसकी क्षति करता हो, उसको पूरी तरह से समाप्त करता हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है और पीपल्स को बैन करती है फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को मान रहा है तो उसकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। या मान लीजिए कि उस पर जो है ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता, ऐसा गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती, ऐसा कानून नहीं बना सकती जो धार्मिक स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाए। तो इट वुड बी इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, संवैधानिक माना जाएगा। और क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 में है, उसको कम करता है या उसको खंडित करता है, या कह सकते हैं कि उसको समाप्त करता है या उसको चुनौती देता है। तो मौलिक अधिकार को लेकर के फिर जो 13 का आर्टिकल 13 का थर्ड पार्ट है, उसमें लॉ को बताया गया है कि कानून है क्या, उसको लॉ क्या चीज़ है कानून, उसके बारे में बताया गया कि या तो कोई ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, वो अध्यादेश टेम्परेरी लॉज मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अध्यादेश कब लाया जाता है? ऐसे केस में लाया जाता है अध्यादेश जब सरकार जो है चुनकर लोकसभा में नहीं होती है या लोकसभा भंग हो जाती है, उसके बाद में ऐसा ऐसा समय आता है कि कोई कानून बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उस केस में के द्वारा जो है राष्ट्रपति कानून बनाता है, तो अध्यादेश पारित करता है। ठीक है, उसके बाद जो है अध्यादेश क्या होता है, जब पहली लोकसभा बैठती है तो उस अध्यादेश को उसको पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाग 5 में, जब केंद्र सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गवर्नर की बात आती है अध्यादेश को लेकर के राज्य में, और केंद्र में प्रेसिडेंट के अध्यादेश। तो ये अध्यादेश जो है ये लॉ कहा जाएगा। फिर ऑर्डर, जितने भी आदेश हैं, कौन से, डिसीजन बाई द अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी है अगर कोई आदेश देती है तो उसको ऑर्डर माना जाएगा, उसको लॉ माना जाएगा, कानून माना जाएगा। बाई लॉज क्या है? रूल्स मेड बाई द लोकल अथॉरिटीज़। कोई लोकल अथॉरिटीज़, मान ले पंचायती राज को लेकर के कोई रूल्स हैं, या फिर नगर पालिकाओं को लेके कुछ रूल्स हैं, निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको जो है भी लॉ माना जाएगा, कानून माना जाएगा। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी के, चाहे वो आरबीआई के हैं या सेबी के हैं। आरबीआई है जो बैंकिंग का है, सेबी किसका है? सेबी शेयर बाजार का नियामक संस्था है। फिर उसके बाद आते हैं जैसे ट्राई है, तो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि जो दूरसंचार संबंधी जो भी नियम एवं प्रावधान है वो ये बनाती है। तो ऐसी कई बॉडीज़ हैं इंडिया में जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जानी जाती हैं। वो सभी जो है उनको लॉ, उनके द्वारा पारित किए गए किसी नियम को लॉ कहा जाएगा, कानून कहा जाएगा। और साथ में नोटिफिकेशन जो जारी किए जाते हैं उनको भी गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट करती है समय समय पर, उनको भी जो नोटिस देती है उनको भी कानून माना जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 13(4), उसका चौथा पार्ट क्या है? तो चौथे पार्ट में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट अफेक्टेड। यहाँ पे ये बात कही गई है कि देखिए 368 तो हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो वो 368 के द्वारा होता है, तो उसको 368 के द्वारा ही माना जाएगा, उसमें जो है आर्टिकल 13 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
तो द क्लॉज सेज दैट constitutional amendment made under the article 368 are not considered as laws under article 13। तो जो भी संविधान संशोधन किया जाएगा वो 368 के द्वारा माना जाएगा, और उसमें आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉज हैं वो जो है उसको उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो दिस मीन्स पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है, संसद, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है, उसको संशोधित कर सकती है, इवन इफ द अमेंडमेंट अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, बशर्ते कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 13 जैसे के अंदर में आ रही है, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे वो 368 के अंदर माने जाएंगे, ना कि 13 के अंदर। ठीक है, तो 13th जो आर्टिकल है, ये एक तरह से इसमें संशोधन नहीं किया। जैसे कहने का मतलब है कि इफ द पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज हाउ प्रॉपर्टी राइट्स वर्क, अगर पार्लियामेंट जो है ऐसा कोई संशोधन करती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है, संपत्ति का जो अधिकार है या फिर कार्य करने का अधिकार है, उसको लेकर हाउ प्रॉपर्टी राइट वर्क, कैसे काम करेगा प्रॉपर्टी के राइट्स, मतलब या कहने का मतलब है कि जैसे जो संपत्ति का जो अधिकार है वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, कैसे कार्य करेगा, उसको लेकर के दैट अमेंडमेंट विल नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13। उसको 13 आर्टिकल के द्वारा चैलेंज नहीं कर सकते, बल्कि उसको 368 के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। तो बिकॉज इट इज डन अंडर आर्टिकल 368। फिर आते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट क्यों है? आर्टिकल 13 क्या करता है? सबसे पहली बात तो है ये संविधान के जो आर्टिकल 13 है इसमें अ, मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार का जो है पूरी तरह से संरक्षण करता है। तो प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम बीइंग टेकन अवे बाय एनी लॉ, किसी कानून के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में फेरबदल नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ये जो है फंडामेंटल राइट्स को एक तरह प्रोटेक्ट करता है, उसको जो है क्षति होने से बचाता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर अभी पूरी तरह इलेबोरेट नहीं किया है मैंने फंडामेंटल राइट को, तो आप इसका एक ही पक्ष मत समझिएगा। आगे आते हैं, इंश्योर्स ओल्ड ब्रिटिश एरा लॉ, जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाए गए वो डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, वो जो है मौलिक अधिकार को क्षति ना पहुंचा सकें, फंडामेंटल राइट को किसी तरह से जो है उसको वायलेट ना कर सकें, उसका उसको समाप्त ना कर सकें, ऐसे ब्रिटिश लॉज से ये आर्टिकल 13 जो है ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग न्यू लॉज, नए कानून जो भी गवर्नमेंट बनाती है उसमें भी ये खासा ध्यान में रखा जाता है, इट कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो नए कानूनों में भी जो नए कानून सरकार बनाती है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है, मूल मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन या फिर उनको छीण नहीं किया। इट क्लैरिफाइज, ये क्लियर करती है क्या कि व्हाट इज कंसीडर्ड लॉ, कानून क्या है अंडर द प्रोविजन। आर्टिकल 13 के अंदर में हमने पढ़ा, अभी रिसेंटली बताया मैंने कि कानून क्या है, किसको जो है लॉ माना गया है, इसके बारे में। फिर है अलाउज द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट बीइंग रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 13, और ये संविधान के जो भाग 3 है, फंडामेंटल राइट है, तो इसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हो। तो आर्टिकल 13 को एक तरह से रेस्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ पर कि पार्लियामेंट जो है ऐसा कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है कानून में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बशर्ते कि वो आर्टिकल 13 को ना छुए, आर्टिकल 13 को क्षति ना पहुंचाए या उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे।
नेक्स्ट आते हैं, अब बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अभी बताया, जैसा कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जो है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। तो सुप्रीम कोर्ट ruled that parliament power to amend the constitution as per article 368 has no limits। यहाँ पे एक बात आई है, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, है ना? तो शंकरी प्रसाद का जो केस था 1951 का, उसमें उनके द्वारा दिया गया जजमेंट जो है, उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि पार्लियामेंट जो है उसका पावर है आर्टिकल 368 के द्वारा, और हैज़ नो लिमिट। तो यहाँ पे जो है मौलिक अधिकार की जो बात कही जा रही थी कि मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है कर सरकार या फिर संसद, या नहीं कर सकती है, उसके बारे में ये पहला लॉ, पहली जो है केस आया था 1951 में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य या भारत संघ के बारे में। तो दिस इम्प्लाइड दैट पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस टू एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा सीधा इन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट जो है, संसद किसी भी भाग, संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है या बदल सकती है। दिस आल्सो मीन दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन बी आल्सो बी अमेंडेड। इसका मतलब है कि भाग जो 3 है उनमें जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है, फंडामेंटल राइट्स को भी परिवर्तित कर सकती है संसद, उनमें परिवर्तन कर सकती। और फिर उसके बाद हाउएवर दिस केस डिड नॉट एड्रेस द इशू ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बात आती है, यहाँ से ये प्रारंभ होता है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात आती है कि इसको एड्रेस नहीं करता है ये लॉ, इसके बारे में कुछ नहीं कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है संविधान का वो क्या है, उसके बारे में शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या केस में कुछ नहीं कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थॉरोली है, इट वाज डन इन द केशवानंदा भारती केस। तो 1973 में जो केशवानंदा भारती केस आया, उस केस में जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर को इलेबोरेट किया गया और समझाया गया, और उसको जो 13 जजों की संविधान पीठ जो बैठी थी उसमें उन्होंने जो निर्णय दिया उसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात वहाँ पे करी है। लेकिन हम उससे पहले की बात अभी यहाँ पर कर रहे हैं। तो शंकरी प्रसाद का केस हो गया, फिर उसके बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस आया सर 1967 में। इसमें क्या था कि गोलकनाथ जो थे ये जालंधर के रहने वाले थे, और इनके पास 500 एकड़ भूमि थी। अब इनके पास 500 एकड़ भूमि थी, और उस समय जो है भूमि सुधार चरम पे था। तो भूमि सुधार को लेकर के ही पहला कानून बनाया गया था ना, वैसा माफ कीजिएगा, पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। तो एट दैट टाइम जो है पंजाब में ये कहा गया कि प्रति व्यक्ति के पास केवल 30 एकड़ भूमि रखने का उनका अधिकार है। तो इस केस को लेकर के गोलकनाथ ने जो है उसमें याचिका दायर करी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका दायर करी तो गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड एनी फंडामेंटल राइट। यहाँ पे अब केस पलट गया। वहाँ क्या क्या कहा गया था शंकरी प्रसाद में कि फंडामेंटल राइट को भी बदल सकती है सरकार या पार्लियामेंट, संसद। यहाँ पे कहा गया कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर, पार्लियामेंट के पास इतनी शक्ति नहीं है संसद के पास जो कि संविधान में बेसिकली जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, इनको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, हृदय एवं आत्मा है भारतीय संविधान की। कौन? मौलिक अधिकार। फिर बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकिंग अवे, एब्रिज्ड और कर्टेल्ड, मतलब किसी तरह से उनको जो है कम नहीं किया जा सकता, उनको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा।
किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा, ये कहा गया। दिस जजमेंट established दैट फंडामेंटल राइट्स आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद की जो शक्ति है अमेंडमेंट करने की, जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, उसमें उसके अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं आते हैं, उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है वो नहीं आते हैं। और प्रोवाइडिंग अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक तरह से इन्होंने जो है नींव रख दी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के इस वाद में, या कह सकते हैं इस केस ने, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य ने। उसके बाद आते हैं केशवानंदा भारती केस 1973। 13 जजों की पीठ बैठती है। केशवानंदा भारती अडलूर मठ के अध्यक्ष होते हैं, और वहाँ पे भी बात यही आती है भूमि सुधार को लेकर के। उनकी भूमि को गरीबों में दान करना चाहती है। वो मठ की भूमि होती है, और चूंकि इतनी ज़्यादा भूमि जो मठ की है उसको अलग अलग जो लोग हैं उनको उसमें डिवाइड करना, भूमि को जो है भूमि सुधार करना। तो उसमें केशवानंदा भारती केस जो है वो केरला से संबंधित है। तो अडलूर में ये केशवानंदा भारती अडलूर मठ के स्वामी होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। तो एक जजमेंट पास होता है जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हैं, तो 13 जजों की पीठ बैठती है, और 13 जजों की पीठ सबसे बड़ी पीठ अभी तक की, सबसे ज़्यादा जिसमें जजेस थे, ऐसी पीठ संविधान की पीठ बैठी। और इसकी जो पीठ में, इसमें उस समय चीफ जस्टिस थे सीकरी, जस्टिस सीकरी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, यहाँ पर इन्होंने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया, जो कि पूरी लीगल हिस्ट्री में कहा जाता है कि जितने भी कानून हैं, तो कानूनों में इसको सर्वसम्मत रूप से बहुत ऐतिहासिक माना गया। और इसके जजमेंट को, और केशवानंदा भारती केस जो है वो वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन 1971 से संबंधित था। तो 24वां संविधान संशोधन प्रिवेंट्स, रोकता है, क्या रोकता है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ द अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 24वां संविधान संशोधन को एक तरह से गलत ठहराया गया यहाँ पर, कि संविधान संशोधन जो है वो जुडिशियल रिव्यू को एक तरह से प्रिवेंट करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, या कैसे उसको रोकता है। ठीक, जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू कहने का बात है न्यायिक पुनर्वलोकन, जो कि यूएसए से ही लिया गया है, जिसकी अवधारणा। और उसके बाद में जो है ये आर्गू किया गया, ये सजेशन दिया गया, या इसको जो है बताया गया कि कोर्ट में, कि 24वां संविधान संशोधन जो है वो वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24वां संविधान संशोधन ये क्षति पहुंचाता है, या इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान की मूल अवधारणा को। देयरफॉर इट शुड बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए इसको अनवैलिड और इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। इनवैलिड या एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको असंवैधानिक दर्जा दिया जाता है, इसको जो है इस पारित नहीं किया जाता है। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम को लेकर के ये बात होती है। उस केस में जो है केशवानंदा भारती का केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर प्रियम्बल की भी बात आई है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, नागरिकता की क्लास, आप उसको जो है देख सकते हैं पिछले वीडियो को, और उस वीडियो में आपको जो है नागरिकता से संबंधित केसेस जो हैं वो मिल जाएंगे। और साथ साथ में जो है प्रियम्बल प्रस्तावना वाली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया है। और वहाँ पर जो है बेरुवाड़ी मामला जो था 1960, उसके बाद उसको लेकर के, और उसके बाद जो है केशवानंदा भारती में ये कहा गया कि हाँ प्रियम्बल को भी जो है किसी कर सकते हैं हम, संशोधन कर सकते हैं प्रियम्बल में, उनमें शब्द जोड़ सकते हैं प्रियम्बल में, लेकिन शब्द हटा नहीं सकते। और प्रियम्बल के जो शब्द हैं, जो
एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था संविधान सभा में, उसी को बाद में प्रस्तावना माना गया और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। तो जो शब्द जो है प्रियम्बल में है, जैसे मेनली जो है वो शब्द हैं, जैसे सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इंटीग्रिटी, unity. These all are the words which is very justice, which is very important. And on the basis of these words, the Supreme Court said that okay, these words are basically comes under the basic structure of the constitution. तो इसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर भी आया कि अब यहाँ पे नागरिकता की बात आती है, तो एकल नागरिकता ली है हमारे ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता है, अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता जो है ले लेता है तो ऑटोमेटिकली वो भारत का नागरिक नहीं रहता है। तो एकल नागरिकता में ये बात आई है कि जहाँ पर दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, तो एकल नागरिकता कहने का मतलब है भारत की नागरिकता, केवल एक देश की नागरिकता है यहाँ पर। यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है, यानी जिस राज्य में व्यक्ति का जन्म हुआ है उस राज्य की नागरिकता के साथ साथ उसको जो है यूएसए की नागरिकता भी ग्रहण करनी होगी। तो दो नागरिकताएं वहां पर हो गई, दोहरी नागरिकता हो गई। अब जैसे कि फ्लोरिडा है, तो फ्लोरिडा से ट्रंप आते हैं, तो ट्रंप के पास फ्लोरिडा की नागरिकता है और साथ में यूएसए की नागरिकता है। तो यहाँ पर दोनों की नागरिकता होना आवश्यक है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया गया है। इसकी क्लास भी हम नेक्स्ट क्लास में बाद में लेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है और कौन कौन सी जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको फेडरल स्ट्रक्चर में लिया जाता है। तो इसके बाद में ये बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रस्तावना है उसमें है और उसके शब्दों में है। और इसको जो 24वां संविधान संशोधन था इसको खारिज किया गया केशवानंदा भारती केस, भारतीयवाद वाले केस में। और ये 13 जजों की पीठ ने ये निर्णय दिया और इस निर्णय को सर्वसम्मति से सभी ने माना और बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिफाइन किया उन्होंने। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में। मिनर्वा मिल्स केस में क्या होता है कि मिनर्वा मिल केस टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन जो है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और 76 में ये आया और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स लाए गए और अलग अलग पार्ट में और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस में भी चेंजेस किए गए। तो ऐसे केस में जो है 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और 42वें संविधान संशोधन 1976 की वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एक तरह से प्रश्न चिन्ह माना गया और उस पर जो है मिनर्वा मिल केस ने जो है अपना निर्णय दिया। अब ये केस क्या था कि इसमें क्या निर्णय दिया कि अमेंडमेंट मेड सेवरल चेंजेस, बहुत से चेंजेस इसमें किए गए है ना। उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो बताएंगे। तो सेवरल चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग कर्टेलमेंट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहना क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन को जो है उसको एक तरह से क्षति पहुंचाई गई या उसको जो है उसका निम्नीकरण किया गया कह सकते हैं। तो रिव्यू पावर्स एंड डाइल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार थे उनको भी एक तरह से कम किया गया, उन मौलिक अधिकारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सेवरल प्रोविजंस ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तमाम 42वें संविधान संशोधन द्वारा बनाए गए कानून या उनमें जो संशोधन किए गए कानून में जो ओरिजिनल संविधान में, तो 42वें संविधान संशोधन में जो भी किया गया उनमें से बहुत से
केसेस जो थे या बहुत से कानून जो थे जो सरकार ने बनाए थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दिया गया। और साथ में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया, मेंटेन किया गया, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और साथ साथ में जो केशवानंदा भारती केस को आधार मानते हुए नरवा मिल केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर को, एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए या उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जो मूल अवधारणा है संविधान की उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब मूल अवधारणा क्या है उसके बारे में बताया गया है कि प्रियम्बल में, तो जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें दिए गए जो शब्द हैं उनकी विवेचना सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करेगा। और ऐसे में जो है वो संविधान का संरक्षक कहा गया और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो ये हमने पूरा जाना आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में। अब हम आते हैं जो हमारे मूल रूप से फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार। तो पहले क्या थे? 7 थे, अब 6। ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं समानता का अधिकार, जिसको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आता है। आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार में विधि के सम्मत समानता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में सभी समान हैं, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, या किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वंश का हो, किसी भी जो कह सकते हैं जेंडर का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए कानून बराबर है। तो इसमें समानता के अधिकार में पहला लिया विधि के समक्ष समानता का अधिकार और या विधि का समान संरक्षण। ठीक। फिर उसके बाद में 15वें में आया धर्म, जाति, लिंग, धर्म, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान आदि संबंधित कोई भी किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा लोगों में। तो ये जो है ये हमारा बना आर्टिकल 15। फिर है अवसर की समानता, यानी कि 16th आर्टिकल में बताया गया कि नियोजन के संबंध में जो है समानता होनी चाहिए। यानी जो कह सकते हैं कि कोई एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को जो है रोजगार के क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए जो है विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 16 है नियोजन के संबंध में समानता का अधिकार। फिर 17वां है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत या फिर अस्पृश्यता, जिसको कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जैसे होता था कि कोई कुएं का पानी अगर पर्टिकुलर वर्ग भर रहा है तो दूसरा वर्ग नहीं भर सकता या पी सकता। इस तरीके से जो है पहले अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा थी भारत में, अब ऐसा नहीं है। शिक्षित समाज है और सभी वर्ग जो है लगभग उनको समाज समझा जाने लगा है। खैर, तो हम उस पर बात नहीं करते हैं। ये जो 17 आर्टिकल है इसमें स्वच्छता का उन्मूलन की बात कही है, अनटचेबिलिटी की बात कही है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आते हैं 18th में आर्टिकल में कहा गया है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अगर कोई राजा महाराजा है उनको जो है कोई टाइटल मिलता है तो उसके बाद वो हमेशा राजा महाराजा नहीं बने रहेंगे, क्योंकि भारत गणतंत्र हो चुका है, भारत में लोकतांत्रिक जो है सरकार का चयन हो चुका है, सभी लोग बराबर हैं। तो किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जो है टाइटल से नवाजा नहीं जाएगा। और उस केस में जो है भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको जो है अलंकृत किया जाता है लोगों को, तो उनको भी ये टाइटल लगाने का अधिकार नहीं है शुरुआत। ठीक है। तो उनको भी बराबर समझा जाएगा। फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19, 20, 21, 22। इसमें 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बाद कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी एजुकेशन लेने की स्वतंत्रता है भारत क्षेत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। तो ये तो आ गया आर्टिकल 19 में। और 19 आर्टिकल के पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर 20 में है, आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि किसी को भी दोहरे दंड का प्रावधान है इसमें,
कि एक ही दोष के लिए दो बार दंड नहीं दिया जा सकता किसी व्यक्ति को। और दूसरा जो है आर्टिकल 20 में आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अ, किसी प्रकार से अगर उसको जो है पुलिस पकड़ लेती है या फिर उसको जो है तब तक वादी एक तरह से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वो आईपीसी की धारा के अंतर्गत किसी धारा के अधीन जो है उसने कोई दोष सिद्धि की बात आती है कि उसने कोई दोष ना किया हो, जब तक कि उसको प्रूफ ना हो जाए एक तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे न्यायालय की बात आती है कि अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा, कोर्ट डिसीजन देगा तभी व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा, तब उससे पहले नहीं समझा जाएगा। फिर तीसरा जो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये देता है एक, जिसको कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ एंड लिबर्टी भी इसको कह सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी क्या है कि गौरवमय जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को गौरवमय जीवन जीने का अधिकार है, शुद्ध हवा पानी का अधिकार है। यानी व्यक्ति जो है वो उसको किसी भी तरीके से, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कहीं पर भी शुद्ध हवा पानी में उसको नहीं मिल रही है या कहीं कोई पॉल्यूशन की जगह है, जैसे कहीं पे कोई टेनरीज है या कुछ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पहले बस्ती नहीं थी और अब बस्ती हो गई है, तो वहाँ के अगर लोगों ने यहाँ पे पीआईएल अगर डाली है, चाहे लोगों ने डाली हो या पीआईएल जो उनके लोगों के तरफ से किसी व्यक्ति ने डाली हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसको बोलते हैं जनहित याचिका। तो उसके केस में लेकर के हम ये जो है कोई व्यक्ति जो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है या अपनी अपनी याचिका दे सकता है। तो इसको लेकर के ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध हवा पानी का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को डिग्निटी से जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। इसलिए यहाँ पे जो है ये आर्टिकल 21 आता है कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसके बाद जो है 22 आर्टिकल है। 22nd आर्टिकल में यहाँ पे ये बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी दोस्त के को लेकर के जो है पुलिस जो है उसको ले जाती है, पकड़ लेती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में पारित किया गया था, उसमें आता है 21 का या फिर 21A। 21A कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए, वो अनिवार्य होनी चाहिए, जरूर देनी है 6 से 14 साल के बच्चों को, और मुफ्त होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको जो है 21A आर्टिकल को इसको फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, और इसमें जो है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। फिर उसके बाद जो है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 33 है, ये बलात्श्रम के बारे में बताता है, या बलात्श्रम या कह सकते हैं फोर्स्ड लेबर, कि किसी से काम ले लिया और उसको जो है बंधुआ मजदूरी का जो जो आता है ना, तो बंधुआ मजदूरी को लेकर के है कि उसको जो है उसका मेहनताना नहीं दिया ना, और व्यक्ति से काम ले लेना, उसको मेहनताना नहीं देना, या फिर उसको बांध करके, या दास प्रथा थी पहले, उसको लेकर के ये 33rd आता है। 24th में बच्चों को बोला गया है 14 साल से कम बच्चों को काम पे रखने का अधिकार नहीं है, कहीं पर भी किसी काम के लिए नहीं। पहले ऐसे कुछ कारखाने जैसे कुछ फैक्ट्रीज के लिए थी, जो केमिकल्स फैक्ट्री थी या हजार्डियस मटेरियल वाली फैक्ट्री थी, या फिर कोई ऐसी जो माइंस होती थी, तो माइंस में काम करने के लिए बच्चों को मनाही थी। तो इसको आर्टिकल 24 के अंतर्गत रखा गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 से 28 आते हैं। 25 में है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। 26 में बोला गया है कि किसी भी धर्म को मान करके अब उसको लेकर के उसका मैनेजमेंट कर सकता है। तो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जैसे प्रबंध समिति होती है, प्रत्येक मंदिर की ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट के रूप में उसको किसी भी लोग जो है मिलकर के ट्रस्ट का फाउंडेशन कर सकते हैं मंदिर को, या किसी भी रिलीजियस
जगह को। ठीक है। फिर आर्टिकल 2930 है। 29 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहने का मतलब है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे कल्चरल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल कहने का मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसकी कोई भाषा है, उसकी कोई संस्कृति है, उसका कोई रिवाज है ना, और उसका एक तरह से कोई अल्पसंख्यक वर्ग है मान लीजिए, या एक पर्टिकुलर आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी की कोई भाषा है, उनका कोई त्योहार है, तो उन सब चीज़ों को उसको उसके जो संस्कृति है उसको जो है बनाए रखने का उनको अधिकार है। ये आर्टिकल 29 में है। और उसी क्षेत्र में क्या है, उस संस्कृति को पोषित करने के लिए उस संस्कृति को जो है एक ज़्यादा फैलाने के लिए, बनाए रखने के लिए एजुकेशनल राइट की भी ज़रूरत है। उसको उसके लिए उस शिक्षण संस्थान भी बनाए जाने की जो है यहाँ पर अधिकार दिया गया है। ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, इसको इलिमिनेट कर दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को अब एबोलिश कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 था पहले ये, उसके अंतर्गत आता था फंडामेंटल राइट्स के। लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44th अमेंडमेंट एक्ट के 1978 के द्वारा, इसको जो है पार्ट 12 भाग 12 में आर्टिकल नंबर 300 का 300A में इसको यहाँ से लेकर इसको जो है ट्रांसफर किया गया है। और अब ये विधि के सम्मत जो है प्रॉपर्टी का अधिकार है, लीगल राइट है, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है। ठीक है। उसके बाद जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में जो आर्टिकल 32 आता है, जिसके द्वारा जो है संविधान में यह याचिका दायर कर सकता है कोई भी व्यक्ति, अगर उसके सब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो आर्टिकल 32 में जो 5 रिटें हैं, उन रिटों के द्वारा वो कोई भी व्यक्ति जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर के सीधे जो है अपनी याचिका दे सकता है, और मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर। तो उसमें जो ये 5 रिटें हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको पूरी तरह से एलेबोरेट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इसको अभी हमने केवल ऊपर तौर से बताया है। तो उसमें रेमेडी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है हैबियस कॉर्पस, आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहते हैं, फिर मैंडामस आता है, परमादेश जिसको कहते हैं, फिर आता है प्रोहिबिशन प्रतिषेध, फिर सर्ट्योरारी उत्प्रेषण, और उसके बाद आता है अधिकार प्रक्षा, क्यू वारंटो। ठीक है। तो क्यू वारंटो जो है वो लास्ट है अधिकार प्रक्षा। इसके बारे में ये चर्चा करेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब के अलावा जो है आपको ये भी बात बतानी है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी बात जो मुझे बतानी है, और हो सकता है वो बोर्ड में या ना लिखी हो सकता है वो प्रेजेंटेशन में मौजूद ना हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।